तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सैयद काशिफ। आज के दिन हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। अब ये चैप्टर के लिए आप लोगों को डेरिवेटिव्स का बेसिक पहले आना चाहिए। अब डेरिवेटिव्स के भी मैंने लेक्चर्स जो है अपलोड किए हुए, वहाँ पर से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन से, और वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें पहले समझ लेते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये खुद के चैप्टर का 12th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट पहले तो मालूम होना चाहिए। तो ये वाला कंसेप्ट मैंने काफ़ी डिटेल में वन शॉट वीडियो में, जो कि बोर्ड प्रिपरेशन के हिसाब से मेरा एक्सप्लेनेशन था, वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से पूरा ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो अगर ये चैप्टर आप लोगों को सही से नहीं आता है तो मैं पहले सजेस्ट करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो वाला वीडियो देख लो, यानी 12th स्टैंडर्ड जो बेस्ड मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स बनाया है, वो वाला वीडियो आप पहले देख लो। उसके बाद आप ये सीईटी के सम्स इसमें देखोगे तो आपको मैं जितना भी सम्स इसमें कराने वाला हूँ वो मैं बोलूँगा उतने मैक्सिमम है ये चैप्टर के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, और उतना ही देख लोगे तो मैं बोलता हूँ सीईटी का कोई भी सम आने तो ये वाले चैप्टर का आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इसके पहले वाले सम से शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन में आप देखोगे, बाय ड्रॉपिंग अ स्टोन इन अ क्वाइट लेक अ वेव इन फॉर्म ऑफ सर्कल इज जनरेटेड। मतलब कोई तो लेक है और उस लेक में एक बंदे ने पत्थर फेंक दिया। अब वो पत्थर फेंकने से ना ऐसा पैटर्न देखने के लिए मिला, मतलब सर्कल बन रहा है, बराबर सर्कल बन रहा है। कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में सर्कल जो है ना वो एक पॉइंट सोर्स से बाहर की तरफ बनते हुए नजर आ रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस रेट ऑफ इतना। देखो रेडियस बढ़ते जा रहा है, बराबर रेडियस जो है वो बढ़ते जा रहा है एट अ रेट। अब आप लोग एक चीज़ इसमें आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जब भी रेट वर्ड इस्तेमाल करेगा ना, रेट का मतलब होता है टाइम, ये मालूम होना चाहिए अपने को, ठीक है। रेट का मतलब होता है टाइम। तो मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि रेडियस जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते जा रहा है। रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग डेरिवेटिव चैप्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर dr/dt लिखेंगे, और वहाँ पर उसने इसकी वैल्यू दिया है, कितना दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक डेटा हम लोगों ने यहाँ पर से एक्सट्रैक्ट कर लिया। आगे, देन द रेट of increase of the enclosed circular region when the radius of circular wave is 10 centimeter, radius is 10 सेंटीमीटर। देखो एक और चीज़ आप लोगों को यहाँ पर समझना काफ़ी ज़रूरी है, रेडियस अपॉन टाइम, रेडियस सेंटीमीटर में है, नीचे टाइम है, देख अपॉन टाइम सेकंड में। इस तरीके से आप इसकी यूनिट से पहचान सकते हो कि दिया हुआ क्या है, dr/dt। अब पूछा गया उस पर आ जाते हैं। देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनक्लोज्ड सर्कुलर रीजन, एनक्लोज्ड सर्कुलर रीजन, जैसे ये वेव बनी है तो सर्कुलर रीजन मतलब एनक्लोज सर्कुलर रीजन मतलब इसका एरिया पूछा है, और एरिया पूछा है। देखो एरिया किस में हम लोगों को दिया हुआ रहता है, आप लोग अगर ये डेटा देखोगे तो यहाँ पर डेटा में दिख रहा है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, ये सब एरिया होता है। मतलब इसने एरिया पूछा है, एरिया अपॉन टाइम मतलब dA/dt उसने जो है वो अपने को पूछा हुआ है। तो एकदम सिंपल सा काम करना है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला जो है वो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एरिया ऑफ सर्कल पहले निकाल लेते हैं। देखो कुछ भी आपको एग्जाम में सजाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिख रहा हूँ, और एक्सप्लेनेशन के हिसाब से वीडियो की लेंथ जो है वो बड़ी होगी। आप लोगों का टारगेट ये रखना है कि पेपर में जब आप ऐसे सम सॉल्व करो, आपका सम 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। कोई सम को 1 मिनट 1.5 मिनट लग सकता है, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन योर स्पीड। लेकिन आप लोग को कोशिश ये करना है कि 1 मिनट के अंदर कोई भी सम आए आप उसको सॉल्व करेगा, और ये चीज़ पॉसिबल तभी ही होगी जब आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी। और मैं बोलता हूँ अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं भी है ना तो मेरे वीडियोस देख लो, आप लोग को काफ़ी अच्छे से ये चैप्टर आ जाएगा। बाकी क्या मैंने इसके ना और भी सम सॉल्व करे हैं, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को एरिया पहले तो पता कर लेते क्या है, πr² है, एरिया ऑफ सर्कल इज πr²। मैं क्या करता हूँ, इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dA/dt आ जाएगा। पाई एज इट इज, r² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2r, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि टाइम कर रहे हैं और यहाँ पर रेडियस है तो यहाँ पर dr/dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट है। अब पाई का वैल्यू देखो उसने दिया है, यहाँ पर पाई का वैल्यू दिया है 22/7, तो यहाँ पर आएगा 22/7 इंटू 2 इंटू आर का वैल्यू भी दिया है, देख ना, आर का वैल्यू 10 दिया है तो यहाँ लिख देंगे 10 इंटू dr/dt।
डी आर बाई डी टी कितना है 2.1। देखो ये 2.1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 21/10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, पॉइंट हटाया तो नीचे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 21/10। अब देखो कैंसिलेशन हो रहा है, 10 से 10 गया, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 22 इंटू 2 आएगा 44 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 ज़ा आ जाएगा 12, अगेन 4 3 ज़ा 12, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसमें अपना फाइनल आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे ही सारे सम्स हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं और इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। बस आप लोगों को बुक और पेन रेडी रखना है और जो जो बता रहा हूँ वो बराबर से नोट करते जाना है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। द एंगल बिटवीन द कर्व्स एक्स वाई इज इक्वल टू 6 एंड एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 12। अपने को यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। एंगल का मतलब टीटा होता है, तो टीटा का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है, जिसका एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया है। ठीक है ना, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा आपका स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट से 11th वाले चैप्टर से, 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर से स्ट्रेट लाइंस। अब वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को देखने मिलेगा और ये वाला काम अपने को डेरिवेटिव्स में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ से y की वैल्यू बना देता हूँ 6/x करके। ठीक है, इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये x² दिख रहा है, क्या मैं इसको x इंटू एक्स करके लिख सकता हूँ, बराबर ना, 2x है और y इज इक्वल टू 12। अगर मैं इनकी जोड़ी बना लूँ x और y की, तो x और y का वैल्यू इक्वल टू क्या है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा x इंटू 6 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12/6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, x का वैल्यू क्या मिल रहा है मुझे यहाँ पर 2 मिल रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये x का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो y का वैल्यू क्या मिल गया मुझे यहाँ पर 3 मिल गया। तो देखो 2 पॉइंट्स यहाँ पर मुझे मिल रहे हैं। अब क्या करता हूँ, अब दोनों से ना मैं प्रॉपर x और y की वैल्यू बना लेता हूँ, यहाँ पर पार्टीशन कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 6/x है ना, y इज इक्वल टू 6/x, और दूसरा वाला क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 12/x स्क्वायर, 12/x स्क्वायर। क्योंकि मुझे यहाँ पर एंगल फाइंड करना है, एंगल मतलब टीटा होता है, और टीटा फाइंड करने के लिए मुझे ये m1 और m2 निकालना पड़ेगा। m1 और m2 को हम लोग स्लोप कहते हैं, स्लोप को हम लोग dy/dx भी कहते हैं, और dy/dx को हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, 6 बचा, और डेरिवेटिव ऑफ नीचे x है मतलब ऊपर 1 है, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर मिल जाएगा -6/x स्क्वायर। और क्योंकि dy/dx है, मैंने बताया dy/dx को हम लोग m से भी डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा स्लोप, और क्योंकि हमने पहले वाले का डेरिवेटिव लिया तो ये स्लोप 1 मिल रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर -6/x स्क्वायर, -6/x, व्हाट इज x का वैल्यू, x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा -6/2 का स्क्वायर आएगा 4, और 2 ज़ा 3 ज़ा, तो यहाँ पर -3/2, ये मुझे पहला वाला स्लोप मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्लोप पर आ जाते हैं। यहाँ पर इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 12 इंटू, बराबर ना, d/dx ऑफ 1/x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, 12, ये x स्क्वायर को ऊपर ले लो, जब x स्क्वायर ऊपर आएगा तो x रेस टू -2 आ जाएगा। व्हाट इज x रेस टू n का फॉर्मूला, n x रेस टू n -1, बराबर, x रेस टू n का डेरिवेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 2 ज़ा 24, माइनस की साइन बाहर, और x रेस टू -3। अब एक काम करो, -24 x रेस टू -3 को नीचे लेके जाओगे तो x रेस टू +3 हो जाएगा। ठीक है, अब -24/x, व्हाट इज x का वैल्यू 2 है, तो 2 का क्यूब कर देंगे, तो -24/2 का क्यूब यानी 8 होता है, 8 1 ज़ा एंड 8 3 ज़ा, बराबर ना, 8 3 ज़ा 24, तो यहाँ पर मुझे -3 मिल रहा है। और क्योंकि dy/dx है, dy/dx को हम लोग m बोलेंगे यानी स्लोप बोलेंगे, और यहाँ पर मुझे m2 का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है ना, m2 का वैल्यू मिल रहा है -3। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को देखो 2 स्लोप जो है वो मिल चुके हैं। अब क्योंकि मेरे पास m1 है और m2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे। मैं यहीं पर लिख डालता हूँ, व्हाट इज m1 का वैल्यू, m1 का वैल्यू इज -3/2 और m2 का वैल्यू इज -3। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, m1 इज -3/2 माइनस m2 इज -3 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। ठीक है, -3/2 एज इट इज़। ठीक है ना, क्या एक काम करो, यहाँ पर -3/2 की जगह
एलसीएम ले लो, तो 2 3 हो जाएगा 6, माइनस माइनस बिकम्स प्लस अपॉन 2 द होल अपॉन 1 प्लस 3 3 9 बराबर, माइनस माइनस प्लस हो गया, हटा दो उसको, और डिनोमिनेटर में क्या बचता है 2। अगर यहाँ पर भी एलसीएम लूँगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 1 2 बराबर। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 2 और ये मॉड में आ जाएगा, ये 2 से ये 2 गया, 6 माइनस 3 इज़ 3 अपॉन 9 प्लस 2 इज़ 11। तो यहाँ पर मुझे मॉड में 3/11 मिल रहा है। मॉड का मतलब भी आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर कभी मॉड में नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो वो पॉजिटिव ही हो जाती है, और कोई पॉजिटिव वैल्यू आए तो पॉजिटिव ही रहती है, याद रखना है। मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उसको पॉजिटिव कर देना है, और अगर कोई पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो पॉजिटिव ही रहती है। तो मुझे यहाँ पर टीटा चाहिए था, बराबर टीटा चाहिए, तो टीटा यहीं पर है, tan को वहाँ ले जाओ तो क्या बनेगा tan इनवर्स ऑफ 3/11, tan इनवर्स ऑफ 3/11। और अपना फाइनल आंसर यहाँ पर आप लोग चेक करोगे, tan इनवर्स ऑफ 3/11 ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोग देखोगे, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन टाइम t इज गिवन बाय, दो इक्वेशंस दिया है, देखो x इज इक्वल टू a प्लस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब वो बोल रहा है कि इट्स रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब रिजल्टेंट का मतलब यहाँ पर रिजल्टेंट क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर इसने ना दो डिस्प्लेसमेंट दिया एक तरह से, ठीक है ना, दो डिस्प्लेसमेंट दिया, एक x के टर्म्स में दिया है और एक उसने y के टर्म्स में दिया है। जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और आपको वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा और आपको वेलोसिटी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपको वेलोसिटी दे देगा। फिर अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी का भी डेरिवेटिव ले लेंगे। मतलब कि हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे का क्या मतलब हुआ कि हम इसी का डबल डेरिवेटिव लेंगे। इन शॉर्ट आपको जब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए बोला है, और क्योंकि यहाँ पर दो पार्टिकल, दो पोजीशंस के बारे में बात कर रहा है, दो पोजीशन मतलब दो डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा मैं, ठीक है ना, दो पॉइंट्स दिया है उसने, एक यहाँ पर दिया है, एक इक्वेशन दिया है, दूसरी इक्वेशन दिया है, मतलब दो डिस्प्लेसमेंट के बारे में वो बात कर रहा है। और जब दो डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहा है और आपको वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालने बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, यानी इसका जो भी एक्सेलरेशन आने वाला है हम उसका स्क्वायर करके फॉर्मूला, मतलब इन शॉर्ट हम लोग अप्लाई कर देंगे। तो अब किस तरीके से करना है, पहले हम लोग लाइन से काम समझ लेते हैं। हम लोग पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा dx/dt। देखो a कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव 0, b का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और क्योंकि यहाँ पर b दिख रहा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस c एज इट इज़ t स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर क्योंकि एक्सेलरेशन चाहिए था, ये तो वेलोसिटी मिली, हम लोगों को चाहिए एक्सेलरेशन, तो मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका भी डेरिवेटिव ले लूँगा, यानी d2x/dt स्क्वायर। तो वो 0 का कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, b कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव फिर 0 होता है, ये वाला टर्म पूरा चला गया, माइनस 2c और t का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, तो क्या मिल रहा है यहाँ पर -2c। ठीक है, एक पार्ट आपका हो गया, फर्स्ट वाला एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, यानी आपने a1 निकाल लिया है। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पर आ जाते हैं। ये भी तो कोई पोजीशन है, कोई डिस्प्लेसमेंट है, आप क्या करो, इसका भी डेरिवेटिव ले लो। आप यहाँ लिखोगे dy/dt, यहाँ से आपको फिर वेलोसिटी मिलने वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर क्योंकि v1 मिला था हम लोगों को, बराबर v1 a1 मिल रहा था, यहाँ पर मिलेगा v2। तो a एज इट इज़ t का डेरिवेटिव 1, b एज इट इज़ t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, जैसे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, बराबर, तो यहाँ पर t स्क्वायर का 2t आएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है तो t का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, रिलेट करना है फॉर्मूला, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2bt। ठीक है, हम लोगों को एक्सेलरेशन चाहिए, यानी a2 चाहिए, मैं इसका फिर से डेरिवेटिव लूँगा, d2y/dt स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ये बंदा चला गया, प्लस 2b, t का डेरिवेटिव 1 होगा, यानी क्या मिल रहा है यहाँ पर 2b, मतलब a2 मुझे यहाँ पर मिल रहा है 2b और a1 मिल रहा है -2c। तो अब क्या करेंगे, हम लोगों को रिजल्टेंट एक्सेलरेशन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, a इज इक्वल टू √of a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अब आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्मूला किस तरीके से और कहाँ अप्लाई होगा, मैं बोलता हूँ मान लो यहाँ पर आपको x, y और z भी दिया है, अगर z भी दिया रहता तो हम लोग वहाँ पर एक और पार्ट को ऐड कर देंगे, समझ रहे, ऐसा देगा नहीं, रिजल्टेंट दो लोगों के लिए यहाँ पर दिया है, दो के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या बनेगा, a1 का वैल्यू आएगा -2c द होल स्क्वायर, प्लस a2 आ जाएगा 2b द होल स्क्वायर,
ठीक है। अंडर रूट ऑफ माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, चला जाएगा। 2 का स्क्वायर आएगा 4, सी का स्क्वायर एज इट इज़, फिर 2 का स्क्वायर आएगा 4, बी का स्क्वायर एज इट इज़। देखो रूट में यहाँ पर अगर आप देखोगे रूट में 4 है, मैं क्या बोलता हूँ 4 को कॉमन ले लो, क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 4 को रूट से बाहर लोगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला आंसर जो आया हम यहाँ पर चेक करेंगे, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2 अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट समय समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू cos x प्लस वाई, ये दिया हुआ है और यहाँ पर बोल रहा है कि जो x का वैल्यू है वो -2π और 2π के बीच में, ठीक है, एंड विच इज पैरेलल टू x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर उसने ना एक लाइन की इक्वेशन दिया है। लाइन की इक्वेशन कैसे पहचानते हैं, देखो दोनों का पावर 1 है, जब दोनों का पावर 1 है मतलब ये एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, बस ऐसे ही आपको मालूम रहे उस हिसाब से खाली यहाँ पर ये बता दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ से स्लोप निकालना चाहें तो देखो स्लोप का ही फॉर्मेट आप देखोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहाँ पर कोई नंबर होना चाहिए था, फिलहाल नहीं है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये वही फॉर्मेट दिख रहा है। और यहाँ से अगर मुझे कुछ स्लोप निकालनी है, स्लोप यानी m होता है, फॉर्मूला क्या है -a/b, मैंने साइड में लिखा है, -a की जगह कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड 1 है और b की जगह पे 2 है, मुझे m का वैल्यू मिल रहा है -1/2। अब ये जो m है, क्योंकि इसको हम स्लोप कह रहे हैं और इससे पहले हम लोग समझ चुके हैं कि स्लोप को हम लोग dy/dx से भी डिनोट करते हैं, मतलब मुझे यहाँ पर dy/dx का वैल्यू मिल रहा है एक तरह से -1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो डायरेक्ट मैं लिखता हूँ dy/dx, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x प्लस वाई एज इट इज़, लेकिन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ कुछ और की जगह पर क्या है यहाँ पर x प्लस वाई, इसका भी हम डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। ये कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, इसका मैंने डिटेल लेक्चर और डेरिवेटिव्स का 1 शॉर्ट वीडियो जो 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाया था, वहाँ पर से आप चाहिए तो इसका डिटेल वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। बाकी कैसा आपका 12th का पेपर हो चुका रहेगा तो उम्मीद है तभी आप ये वाला वीडियो देख रहे रहोगे, तो ये कंसेप्ट आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। माइनस साइन इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ y, तो यहाँ पर y का डेरिवेटिव dy/dx आएगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है ना, डेरिवेटिव ऑफ y dy/dx ही रहेगा। और यहाँ पर dy/dx का कुछ वैल्यू बनाया हम लोगों ने -1/2, ठीक है, -1/2। अब एक काम करो, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पर, देखो ये माइनस और ये माइनस गया, जब ये माइनस कैंसिल हो जा रहा है तो क्या बचता है यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई इंटू 1 प्लस, देखो dy/dx का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं -1/2, ठीक है ना, -1/2। अब यहाँ पर 1/2 को छोड़ दो एज इट इज़, साइन x प्लस वाई रिमेन्स एज इट इज़, 1 प्लस माइनस -1/2, ठीक है। अगेन हाफ इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, देखो एक में से आधा गया, एक में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, ठीक है। फिर कैंसिलेशन हो रहा है यहाँ पर, देखो ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ देखो 1 बचेगा। बहुत से लोग गलती करते सर कैंसिल हो गया 0 नहीं 1 आएगा, तो यहाँ पर मुझे साइन x प्लस वाई का वैल्यू मिल रहा है विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर है ना, क्योंकि मुझे साइन x प्लस वाई का वैल्यू मिल चुका है और हम लोगों को यहाँ पर इक्वेशन बनानी है, बराबर ना, इक्वेशन बताना है कि भाई कौन सा अपना करेक्ट आंसर है। तो ये इक्वेशन बताने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का यूज़ करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो ये हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में भी देख चुके हैं और ये वाला कंसेप्ट हम लोग 11th स्टैंडर्ड के स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में भी देख चुके हैं। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये फॉर्मूला जो है वो याद रहना चाहिए। पहले तो इसको हम लोग साइड में कर देते हैं, ये हम लोगों ने पूरा नोट कर लिया है, ठीक है ना, ये साइड में कर देता हूँ उसको। अब आ जाते हैं जो पार्ट उसने पूछा है उस पर। हम लोगों को यहाँ पर साइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 मिला है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 दिया है। अब आप लोग है ना ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अगर याद करोगे,
ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में आप लोगों को ये चेक करना है कि साइन का वैल्यू 1 कितने डिग्री पे मिलता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे साइन का वैल्यू π/2 पर 1 मिलता है, साइन π/2 1 होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइन π/2 लिख देता हूँ। इससे हम लोग यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये साइन और ये साइन जो है कैंसिल हो जाएगा। इससे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर x + y = π/2। ठीक है, x + y = π/2 मिल रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिनल इक्वेशन को बुला लेते हैं। ओरिजिनल इक्वेशन क्या है, y = cos × x + y। देखो cos x + y का वैल्यू क्या है, π/2, यहाँ लिख देते हैं हम लोग π/2। ठीक है, और cos π/2 देखो यहाँ लिखा हूँ मैंने, cos π/2 क्या होता है, 0 होता है। यानी आपको y का वैल्यू तो मिल चुका है। ठीक है, y का वैल्यू मिल गया। अब क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन 1 x + y = π/2, x प्लस y की जगह 0 = π/2। मतलब एक चीज़ क्लियर है यहाँ पर कि x का वैल्यू क्या मिल रहा है, x + 0 = x ओनली। x का वैल्यू मिल गया मुझे यहाँ पर π/2। तो मुझे x भी मिल गया, y भी मिल गया, और मेरे पास में स्लोप भी है, यानी m का वैल्यू भी है -1/2। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, फ़िलहाल इसका कुछ भी काम नहीं है, इसको यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो कि है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए फॉर्मूला है y - y1 = m × x - x1। y - y1, व्हाट इज़ y1? y1 यानी ये जो हमने वैल्यू निकाला है यही है y1, और यही है आपका x1। y1 की जगह आप डाल दो 0 = m। m का वैल्यू हम लोगों ने निकाला -1/2 है, तो यहाँ लिख देंगे -1/2 × x - x1। x1 का वैल्यू है π/2, यहाँ लिख देंगे हम लोग π/2। ठीक है, y - 0 तो देखो y ही होगा, -1 लिखो मत लिखो, एक काम करो 2 को यहाँ ले लो, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और क्या बचा यहाँ पर, माइनस बाहर है, x - π/2। ठीक है, 2y = -x - π/2। अगर मैं LCM ले लूँ तो यहाँ पर ये 2x बन जाएगा, तो -2x + π/2, और यहाँ पर पहले से 2y है, 2 को भी यहाँ ले लो, तो 2 2 बन जाएगा 4। तो 4y = -2x + π। इन दोनों को यहाँ लेके आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 4y बराबर, और ये प्लस पाई यहाँ पर आकर हो जाएगा -π = 0, और ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप चेक करो कि इसमें से अपना कौन सा ऑप्शन सही है। 2x + 4y - π, 2x + 4y - π, बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। 20 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, एक नंबर है 20, इसको डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में, कुछ इस तरीके से। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ 1 पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ यानी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है आपको, तो दो पार्ट में डिवाइड करना है। मान लो एक नंबर जो है वो x है, तो दूसरा क्या होगा, आप लोग बोलोगे एक x है तो दूसरा y है, करेक्ट है, लेकिन y का वैल्यू क्या होगा, मैं ये आपसे सवाल करता हूँ। मान लो अगर ये आपने नंबर 5 लिया तो ये कितना होगा, आप लोग बोलोगे 15 बराबर, एक अगर 5 है तो दूसरा 15 होगा, लेकिन ये 15 मिला कैसे, ये सवाल है। तो आप इसको ऐसे ही लिखोगे ना, 20 - x, मतलब अगर ये 5 है तो ये होगा 20 - 5। तो आपको इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर जो हमने 2 नंबर है ना, पहले तो हमने वो सिलेक्ट कर लिए, लेकिन यहाँ पर उसने कंडीशन बोला है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब ऑफ 1 पार्ट, इसमें से एक का क्यूब करना है, एंड स्क्वायर ऑफ अदर पार्ट। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ, देखो पहले तो उसने बोला एक को क्यूब करो और एक को स्क्वायर करो। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्यूब किसका करूँ और स्क्वायर किसका करूँ। देखो आप लोग बोलोगे सर इसका क्यूब करो इसका स्क्वायर करो, सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ डिफ़िकल्ट कौन सा वाला ज़्यादा रहेगा। अगर मैं इस पर क्यूब करता हूँ तो a - b द होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये सम जो है थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इसको क्यूब कर देता हूँ और इसको स्क्वायर कर देता हूँ, और यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल रही है। समझ में आ रहा है। अब ये इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, y = x³ एज इट इज़, ये a - b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये बनेगा a² - 2ab + b²। ठीक है, ये बनेगा 20 का स्क्वायर यानी 400x³ ठीक है, x³ माइनस 22 = 40, x × x³ होगा x⁴ प्लस x² × x³ x⁵ हो जाएगा। यहाँ पर से मुझे एक इक्वेशन मिल रही है। अब क्या करते हैं, इसी इक्वेशन का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं। जब डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dx आएगा, और 400 एज इट इज़
एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x² माइनस 40 एज इट इज़, x⁴ का डेरिवेटिव विल बी 4x³, x⁵ का डेरिवेटिव विल बी 5x⁴, ठीक है, 4 3 12, 00 एज इट इज़ x² माइनस 4 4 16 और 0 बचेगा 160x³ और यहाँ पर 5x⁴ एज इट इज़ आ जा रहा है, ठीक है। अब उसने यहाँ पर एक कंडीशन बोला है, ठीक है ना, उसने कंडीशन बोला है मैक्सिमम। इसका मतलब कि ये मैक्सिमा और मिनिमा का सम है, और जब भी मैक्सिमा या मिनिमा का सम आपको देखने के लिए मिलता है, आपको कंडीशन याद रखना है कि dy/dx इक्वल टू 0 होता है। स्ट्रिक्टली dy/dx इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। मतलब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसकी जगह पे मैं 0 लिख सकता हूँ। अब एक काम करते हैं, मैं पूरी इक्वेशन को है ना x² से, देखो सबसे लीस्ट यहाँ पर जो दिख रहा है x² दिख रहा है, मैं क्या करता हूँ, इसको x² से मैं डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इसको x² से डिवाइड करूँगा, यहाँ भी x² से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी x² से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको भी x² से डिवाइड करूँगा। 0 को किसी से डिवाइड करके कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या, 0 ही रहने वाला है, तो ये वाले साइड को छोड़ दो। और एक काम करते हैं, ये 5 से भी डिवाइड कर देते हैं, तो सब जगह 5 से भी हम डिवाइड कर देते हैं। अब क्या कैंसिलेशन हो रहा है वो समझ लेते हैं। देखो ये x² गया, यहाँ पर से 2 बचेगा, और 5 से 5 यहाँ पूरा चला गया, ये x² गया, यहाँ पर 1 बचेगा, 5 1 जा और 5 3 जा, 1 कैरी 5 2 जा, ठीक है ना, 5 2 जा 10 आ जाएगा। फिर x² से ये x² गया, 5 1 जा 5 2 जा 10, 2 बचता है, 5 4 जा 20 और 0 एज इट इज़। तो मुझे यहाँ पर ना एक इक्वेशन मिल रही है, वो इक्वेशन कुछ इस तरीके से 240 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 240 माइनस 32x है ना, माइनस 32x प्लस x² इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, ये इक्वेशन को थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, तो आपको 9 स्टैंडर्ड 10 स्टैंडर्ड की याद आएगी, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक देखा था। क्वाड्रेटिक याद है आप लोगों को? देखो ये वाला नंबर मल्टीप्लिकेशन करके मिलना चाहिए और ये वाला नंबर प्लस या माइनस करके मिलना चाहिए। तो 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करो जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 240 मिले और प्लस माइनस करूँ तो -32 मिले। देखो यहाँ पर ये जो नंबर दिख रहा है ना 24, ये हिंट है कि 12 × 2 करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि 12 × 2 नहीं होगा, वैसे मैं बता देता हूँ, हिंट है, क्योंकि 0 है ना, तो 12 × 20 करना पड़ेगा। देखो किस तरीके से, इसको पहले यहाँ से हटा देता हूँ। देखो 12 × 20, 12 2 जा 24 और 0 एज इट इज़ बराबर 240 मिल गया। और मुझे यहाँ -32 चाहिए। -32 कैसे मिलेगा, इनको ऐड करके। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे -32 तो नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूँगा, दोनों जगह माइनस डाल दूंगा। इससे साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर से ये -32 हो गया और ये माइनस माइनस कट करके प्लस हो गया, मतलब कंडीशन डायरेक्ट सेटिस्फाई हो रही है। और ये बेसिक सा काम है, इतना डिटेल में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोग रहता है कि सर वो फैक्टराइजेशन भी नहीं आता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए डिटेल में ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को जो है समझा दिया है। अब आप ये दोनों फैक्टर्स लिख दो, x - 12 और x - 20। देख डायरेक्ट लिखने का, लोग इसको भी यहाँ स्प्लिट करते हैं फिर कॉमन लेते हैं, नहीं डायरेक्ट लिखने का। माइनस में ना माइनस में डाल दो, लेकिन इज इक्वल टू 0 है। तो देखो यहाँ पर x - 12 इज इक्वल टू 0 और x - 20 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक 12 मिल रहा है और x का वैल्यू एक 20 मिल रहा है। लेकिन देखो इन दोनों में से कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा। देखो 2 पार्ट्स हमने डिसाइड किया था, एक तो x था और एक 20 - x था, है ना। एक x था और एक था 20 - x, जिसमें हम लोगों ने कंडीशन बनाया कि एक का क्यूब और एक का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं 20 ले लेता हूँ मान लो, तो 20 - 20 तो 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला वैल्यू खड्डे में गया, छोड़ देने का, वैल्यू का काम ही नहीं है। तो मतलब एक पार्ट क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो आप लोग खुद ही बताओ कि 20 - 12 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 12 और 8 ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। इफ़ द कर्व्स, आप क्वेश्चन में देखो कर्व्स के बारे में बात कर रहा है, विच इज़ y² इज इक्वल टू 6x, और दूसरी कंडीशन है 9x² प्लस by² इज इक्वल टू 16। अब ये बोल रहा है कि दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब यहाँ पर जब इसके बारे में बात कर रहा है ना, इसका मतलब जब 2 कर्व्स के बारे में बात करता है और वो 90 डिग्री पर जब इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बना रहे। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन है कि दोनों स्लोप का जब आप प्रोडक्ट निकालोगे ना तो आंसर -1 आएगा। और क्योंकि यहाँ उसने बोल दिया कि दे इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब ये कंडीशन ये वाले सम पर अप्लाई होगी।
आपको यहाँ ये प्रूव नहीं करना, ये कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है। अब कंडीशन जब अप्लाई हो रही है तो आपको तो पहले m1 और m2 निकालना पड़ेगा। m1 और m2 का मतलब क्या हो गया, ये दोनों भी स्लोप्स है बराबर, और स्लोप्स का मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब आपको दोनों का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो दोनों का डेरिवेटिव निकालते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, समझते जाना है, बहुत ही सिंपल सा सम है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2y, और क्योंकि ये इम्प्लिसिट है तो हम dy बाई डी एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 6 एज इट इज़, x का डेरिवेटिव आएगा 1, तो यहाँ पर आ रहा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6 1 ज़ा 6 अपॉन 2y, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो यहाँ पर 3 अपॉन y देखने मिल रहा है, यानी dy बाई डी एक्स क्या मिल गया मुझे, 3 अपॉन y। अब देखो बहुत से लोग हैं ना, अगर ये dy बाई डी एक्स क्यों आया, यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन आता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये डेरिवेटिव्स का इम्प्लिसिट फंक्शन का कंसेप्ट है। अगर आप लोगों का वो भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो मैं बोलता हूँ 12वीं का पूरा मैंने डेरिवेटिव्स का चैप्टर 3 घंटे का 1 शॉट वीडियो बनाया था, वो आप देख लोगे ना तो आपको काफ़ी कंसेप्ट इसका भी, और जो मैंने इससे पहले डेरिवेटिव्स चैप्टर कराया वो भी कंसेप्ट जो है आपका क्लियर होगा, ठीक है। और बीच में से अगर देख रहे हो ना तो आप लोग बोलोगे सर ये क्या सम चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और मैं बोलता हूँ कोई भी सम आप लोगों को देखो डिमोटिवेट करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आपको ये इम्प्लिसिट क्या होता है, पैरामीट्रिक क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ये अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो बहुत जगह आप लोग जो है ना वो अटकने वाले हो, ठीक है। तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे 9x स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। देखो 9 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, फिर b एज इट इज़, वाई स्क्वायर का आ जाएगा 2y, लेकिन dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई क्योंकि इम्प्लिसिट है बराबर, इज इक्वल टू 16 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बचता है 2by और ये है dy बाई डी एक्स। अब एक काम करते हैं, ये बंदा प्लस में है, इसको वहाँ ले जाते हैं, माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा 9 इंटू 2x, और क्योंकि प्लस है तो माइनस में आ गया, कुछ कैंसिलेशन हो रहा है, देखो ये 2 से ये 2 गया, इसलिए मैंने इसको 9 2 ज़ा 18 नहीं किया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है by, अब माइनस 9x अपॉन ये by को नीचे ले लो, और यहाँ पर क्या मिल रहा है dy बाई डी एक्स। अब देखो दो स्लोप मिल रहे हैं आपको, इसको मान लो मैं m1 बोल देता हूँ और इसको मान लो मैं m2 बोल देता हूँ, और क्योंकि यहाँ पर वो बोल रहा है कि दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है, और m1 का वैल्यू क्या है 3/y इंटू m2 का वैल्यू क्या है -9x अपॉन by है बराबर, by इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे 9 इंटू 3 27 बन जाएगा बराबर, और माइनस है, और नहीं भी लिखते हो तो मैं बोलता हूँ डायरेक्ट ही लिखो चलेगा। यहाँ पर है 3 इंटू 9x और माइनस की साइन बाहर कर देते हैं, अपॉन b, y इंटू वाई क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखो यहाँ -3 इंटू 9x अपॉन b एज इट इज़, और वाई स्क्वायर क्या है, देखो ना वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 6x, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6x, ठीक है, इज इक्वल टू -1। अब कुछ कैंसिलेशन हो रहा है तो कैंसिल कर दो, देखो ये x बराबर, ये वाला x और ये वाला x जो है वो कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद में क्या बचता है, देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और यहाँ पर मेरे पास में एक और कैंसिलेशन हो रहा है, देखो ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है यहाँ पर सिर्फ 9 बचता है, डिनोमिनेटर में बचता है b और 2 इज इक्वल टू 1। मेरे को b का वैल्यू चाहिए, b को यहाँ ले लो, तो b यहाँ पर आ गया, तो 9/2 अपनी जगह पर है, और क्वेश्चन में उसने बोला है कि आप लोग b का वैल्यू निकालो, और b का वैल्यू देखो d इज इक्वल टू 9/2 जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ कॉस 59 डिग्री 30 मिनट्स। देखो 59 डिग्री 30 मिनट्स दिख रहा है, पहले साइड में आप लिख दो 59 डिग्री 30 मिनट्स। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि 59 डिग्री किस तरीके से मिल सकता है, तो आप लोग बोलोगे सर 60 डिग्री में से आप आधा मिनट जो है ना माइनस कर दो, आधा मिनट यानी 30 मिनट्स माइनस कर दो। तो 30 मिनट्स को आप लोगों को अगर याद रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर आपने 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा है उसमें हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट वाला टाइप भी पढ़ा है बराबर। 1 शॉट वीडियो में मैंने ये पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया, आप चाहिए तो वो पहले देख लो अगर ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर नहीं है तो, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों का कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक बेसिक कंसेप्ट वहाँ पर आपको ताकि ना जाना पड़े, और मैं यहाँ पर वो चीज़ पूरी क्लियर करवा करके दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर 30 मिनट्स है, मैं इसको 30 मिनट को ऐसा भी लिख सकता हूँ हाफ डिग्री करके, ठीक है ना, हाफ डिग्री मतलब 60 डिग्री में से आधा डिग्री मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब एक काम करो, आपको है ना यहाँ पर एक फॉर्मेट मिल रहा है a प्लस एच का, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा a प्लस एच के फॉर्मेट में 60 डिग्री प्लस एच
h कितना है यहाँ पर देखो -½ डिग्री, मतलब मुझे a का वैल्यू मिल गया यहाँ पर 60 डिग्री और h का वैल्यू मिल गया यहाँ पर -½ डिग्री। ठीक है, दो चीज़ हम लोगों को मिल गई और ये दोनों चीज़ की हम लोगों को ज़रूरत थी। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे f(x) यानी फंक्शन पर। फंक्शन क्या है, देखो कॉस कुछ तो फंक्शन है ना, कॉस कुछ तो फंक्शन, मान लो cos x है ये। अब यहाँ पर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया a में, तो ये क्या बनेगा, cos a बनेगा। ठीक है, cos a यानी 60, cos 60। व्हाट इज़ cos 60? 1/2। ठीक है ना, cos 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। तो मुझे यहाँ पर f(a) मिल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसी का डेरिवेटिव ले लूँगा, तो f' बनेगा। cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x बराबर cos x का डेरिवेटिव -sin x, और इसी को मैं अगर a के टर्म्स में कन्वर्ट कर दूँ तो ये -sin a बनेगा। -sin a का मतलब a का वैल्यू तो 60 है, sin 60 और -sin 60, sin 60 का वैल्यू इसने दिया हुआ है 0.8660। ठीक है, आपको f(a) भी मिल गया, f' भी मिल गया, तो हम लोग यहाँ पर ये अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर f(a + h) अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f(a + h) इंटू f'(a). ठीक है, व्हाट इज़ f(a)? f(a) का वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2 है, प्लस h, व्हाट इज़ h का वैल्यू, -½ डिग्री बराबर -½ डिग्री। ठीक है, इनटू f'(a), व्हाट इज़ f'(a) का वैल्यू, इट इज़ -0.8660। अब ये डिग्री को मैं यहाँ से हटाता हूँ, अगर ये डिग्री को अगर मुझे हटाना है, देखो माइनस और माइनस तो ये प्लस हो गया, पहली बात तो ½ डिग्री है, डिग्री को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 डिग्री की जो भी वैल्यू है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि 1 डिग्री में 0.0175 रेडियन है ना, 1 डिग्री में इतना रेडियन दिया है, तो आधे डिग्री में कितना होगा, आधे डिग्री में कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.0175, माइनस माइनस तो प्लस हो ही चुका है, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0.8660 से। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन मेरे हिसाब से आप लोगों को ऑलरेडी आता रहेगा, इतने वाले पार्ट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा वैल्यू 0.007577। ठीक है, ये वैल्यू आपको एक मिल जा रही है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 है मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 0.5 बराबर, गलत तो नहीं रहेगा, प्लस 0.007577। अब इसको आपको ऐड करना है। देखो ऐड करने के लिए भी ये भी एक कला है, मालूम होनी चाहिए, पब्लिक कैसे भी ऐड कर देती है। मल्टीप्लिकेशन का तो टेंशन नहीं है, मुझे इतनी उम्मीद है कि मल्टीप्लिकेशन आता रहेगा और एडिशन भी आप लोगों को आता ही रहेगा। देखो 0.007577 है मान लो, तो कितने डिजिट बने, ये 3 और ये 3 6 हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने कितने लिखे हूँ 4, 2 और ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करो, देखो ये 7, ये 7, ये 5, फिर 7, फिर 0, फिर 5 और 0, 0.5075 चेक करो, 0.5075 तो नहीं है, लेकिन 0.50 आ रहा है। देखो वहाँ पर बात ही खत्म हो जा रही है, 50 वाला कोई और बंदा नहीं है सिवाय एक है, और 5076 यानी उसने 57 को राउंड फिगर करके 6 ले लिया रहेगा, तो 0.5076 ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो चलिए नेक्स्ट वाले सम से शुरू करते हैं। द फंक्शन, ये पूरा फंक्शन दिया है, हैज़ अ मैक्सिमम, मतलब उसका कुछ मैक्सिमम वैल्यू होगा, कब, x का वैल्यू कितना होगा, बराबर ना, x का वैल्यू कितना होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो देखो इसमें मैक्सिमम और मिनिमम का सम है, मैक्सिमम और मिनिमम के सम के लिए आपको है ना 2 बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन दी रहेगी इन टर्म्स ऑफ y, तो यहाँ पर मान लो एक इक्वेशन दिया है y = x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ माइनस 10, ये एक इक्वेशन दिया है। हम लोगों को पहले इसका एक बार डेरिवेटिव लेना है, फिर 2 बार डेरिवेटिव लेना है। अब क्वेश्चन में देखो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर उसने जैसे यहाँ मैक्सिमम वर्ड यूज़ किया है वो मिनिमम भी दे सकता है, लेकिन ये मैक्सिमम और मिनिमम के लिए ना आपको 2 कंडीशंस मालूम होनी चाहिए। जैसे अगर मैं मैक्सिमम के बारे में बात करूं, अगर आपको आंसर मैक्सिमम के लिए प्रूफ करना है तो जब आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, है ना, जब भी आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे आपका आंसर लेस देन 0 आना चाहिए। और अगर आंसर लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव में, तो आप बोलोगे कि भाई वो मैक्सिमम वैल्यू है। और यही चीज़ अगर आपने आंसर निकाला और आपको मालूम पड़ा कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो वो मिनिमम के लिए होगा। ठीक है, फिलहाल उसने मैक्सिमम बोला है, मतलब हम लोगों को ये वाली कंडीशन पर स्टिक करना है और हम लोगों को ये देखना है कि जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो अपना आंसर
बराबर, अपना आंसर नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, और नेगेटिव आ रहा है लेकिन कौन से पॉइंट पर आ रहा है, ये सबसे मेन चीज़ है। कौन से पॉइंट पर, बराबर x बोला है ना कि x का वैल्यू कितना होगा, वो x हम लोगों को फाइंड करना है। और उसके यहाँ पर 4 ऑप्शन है, बहुत ही सिंपल सा सम है। देखो ये चीज़ आप लोगों ने ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन CET में ना थोड़ा घुमा करके पूछने की आदत है। वही चीज़ है, वही कंसेप्ट है जो आप 12th में पढ़ रहे हो, बस वो घुमा करके सवाल करता है। अभी ऐसी सोल्यूशन बताऊंगा, और अगर आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट क्लियर है तो ये सम आप लोग ईजिली समझ जाओगे कि मैंने यहाँ पर क्या चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्ट में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत से सम ऐसे रहते हैं, जैसे बहुत से लोगों को मुझे उम्मीद है, और 90% मैं बोलता हूँ, 100% लोगों को मैं तो बोलता हूँ कि मैं जो बताया हूँ फिलहाल के लिए, एक्सप्लेनेशन जो दिया हूँ वो समझ गया रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या रहती है मालूम है, क्वेश्चन कितने लोग ऐसा होता है कि सर ट्विस्ट कर देता है ना, हम लोग घूम जाते हैं यार, समझ में नहीं आता है। तो टेंशन नहीं है, जितने करा रहा हूँ सम, जितने कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इनफ है। बाकी ऐसा प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स मैंने ना आप लोगों के लिए लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप है ना उसके सोल्यूशन और निकाल सकते हो। 2025 के आपको प्रीवियस ईयर के मतलब क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके इसमें डालें, वहाँ से आप वो क्वेश्चंस को ले सकते हो मेरे ऐप पर से। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर इक्वेशन दिया है, मैं इसका पहले एक बार डेरिवेटिव लेता हूँ, dy/dx, x⁻⁵ का आएगा 5x⁻⁴ माइनस 5 एज इट इज़, x⁻⁴ आ जाएगा 4x³, फिर ये 5 एज इट इज़, x³ का आ जाएगा 3x², बराबर, और क्योंकि 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। ठीक है, अब इससे पहले भी एक हम लोगों ने सम देखा था कि जब भी आप लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम के लिए सम सॉल्व करने बोलेगा, स्ट्रिक्टली एक कंडीशन आती है जो कि dy/dx की कंडीशन है, और ये इक्वल टू होता है 0। ठीक है ना, एक इसकी कंडीशन है मैक्सिमम की और मिनिमम की। ठीक है ना, मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन है कि dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ये 0 हो रही है क्योंकि, तो यहाँ पर क्या बचता है 5x⁻⁴ माइनस 5। देखो सब जगह 5 बहुत देखने मिल रहा है, और सबसे मिनिमम x का कौन सा यहाँ पर पावर है, सबसे मिनिमम पावर x² है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देते हैं x² से, और 5 से भी, 5x² से इसको डिवाइड कर देते हैं। जब मैं इसको 5x² से डिवाइड करूँगा, 5x² है ना 5। अब देखो क्योंकि हम लोगों को यहाँ बुक में सजाना नहीं है, क्योंकि CET का समय हम लोगों को बस फाइनल आंसर लाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर स्टेप्स लिख रहा हूँ। काफ़ी डिटेल्ड स्टेप है, लेकिन आपको DWRTX फिर एक और स्टेप लिखकर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 5 और ये 5 गया, x² गया, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ये 5 और 5 गया, ये x² गया, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर इसके बाद में ये 5 और 5 गया, x² गया। अब क्या बच रहा है वो लिख दो, x² बचता है, -4x बचता है, -3 बचता है। ठीक है, और वो -0 तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर ये ठीक है, तो हमने डिवाइड किया था, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है, x² -4x -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वापस से आपको 9th और 10th स्टैंडर्ड की याद दिलाएगा, जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मल्टीप्लाई करने पर -3 और प्लस माइनस करने पर -4, ऐसे 2 नंबर बताओ। मैं बोलता हूँ 3 1 3, जो कि सही है, लेकिन माइनस के प्लस वो समझना ज़रूरी है। देखो अगर मैं ना 3 -1 लेता हूँ तो 2 हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा -3 -1, इससे मुझे -4 मिल जाएगा। ठीक है ना, और एक चीज़ थी यहाँ पर, एक मिस्टेक यहाँ पर ये हुई है। देखो यहाँ पर प्लस की साइन है, मैंने यहाँ पर माइनस लिखा, ये प्लस की साइन आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पर फैक्टर्स बदल जाएंगे, खाली यहाँ पर आ जाएगा 3 और -4 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स देखो, यहाँ पर कौन से 2 फैक्टर बन रहे हैं, 3 1 3 सही है, और -3 और -1 करेंगे तो देखो -4 मिल रहा है, और ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। अब बराबर यहाँ पर फैक्टर्स जो है अपने बैठ रहे हैं, और मुझे 2 फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, x -3 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, 2 x की वैल्यू मिल रही है, लेकिन मुझे x की एक ही वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों में से मतलब एक चीज़ क्लियर है कि आंसर मेरा या तो B में से है या तो D में से है, बराबर। वो 0 और 2 तो जो है वो अपना 50-50 हो चुका है। अब यहाँ पर 1 और 3 में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी इक्वेशन का, मान लो ये इक्वेशन है अपनी, मैं ये इक्वेशन को वापस लिखता हूँ यहाँ पर, dy/dx वाली इक्वेशन को। dy/dx की इक्वेशन क्या थी अपनी, जो येलो में है, 5x⁻⁴ -5 × 4 × x³ प्लस 5 × 3x²। ठीक है, ये इक्वेशन थी। हम इसका अब डबल डेरिवेटिव निकालेंगे।
ठीक है। तो हम लोग इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पर निकाल लेते हैं, d2y/dx² इज इक्वल टू 5 एज इट इज x⁴, यानी ये बनेगा 4x³, ठीक है, माइनस 5 4 मल्टीप्लाई कर दो 20 और x का क्यूब, x की जगह पर फिलहाल नहीं डालते हैं, x ऐसे ही रहने देते हैं, x³ का डेरिवेटिव ले लेते हैं, x³ का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x², ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा 3x² प्लस 5 3 15 और x² का डेरिवेटिव आ जाएगा यहाँ पर 2x, ठीक है। क्या इक्वेशन बन रही है यहाँ पर, 5 4 वापस 20x³ माइनस 2 3 6 60x², 15 2 30x। अब एक काम करते हैं, देखो एक 1 है और एक 3 है, शुरुआत से ही शुरू करते हैं, 1 को हम लोग डालकर देख लेते हैं कि अगर मेरा आंसर 1 डालने पर लेस देन 0 आ रहा है, यानी नेगेटिव में आ रहा है, तो वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी और वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 20 × 1 का क्यूब माइनस 60 × 1 का स्क्वायर प्लस 30 × 1, देखो ये बचा 20 माइनस 60 प्लस 30, तो यहाँ पर आप चेक करोगे 30 और 20 हो जाएगा 50, 50 माइनस 60 करोगे तो -10 आ जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, विच इज़ लेस देन 0, और लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब कि ये मैक्सिमम के लिए है, और यहाँ पर मेरा फाइनल आंसर जो है वो B बनता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट सम है, समझ में आया है तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया रहेगा। ये वाले सेशन में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स से रिलेटेड जितना मेजर प्रॉब्लम्स हो सकता था वो सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिटेल में काफ़ी देख चुके हैं। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे के मेरे जो वीडियोज़ आने वाले हैं उसका अपडेट आपको बराबर से मिलता जाए। और आप लोगों को अगर इसके और सम्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मोर सम्स करके आप ज़रूर कमेंट करें, इससे मुझे आपका एंगेजमेंट समझ में आएगा कि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मुझे भी इससे यार थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियोस लेके आते रहूं। दिस इज सैयद काशिफ साइनिंग ऑफ, जब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।